नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनोज कुमार सैनी ज्योग्राफिया में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में वन्य जीव और वन्य जीवों से जुड़े हुए जो अधिनियम हैं, जो नीतियां बनी हैं, उनके बारे में और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित भारत के अंदर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें से 1 से 2 प्रश्न आपके वीडियो में फर्स्ट ग्रेड में इनके अंदर आते रहते हैं। तो साथियों, चलते हैं आज हम भारत के वन्य जीवों से संबंधित जानकारियों पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि वन नीति भारत के अंदर ब्रिटिश जब काल था, उपनिवेशवाद था, उस समय वनों को ब्रिटिश नियंत्रण में लेने के लिए एक नीति बनाई गई, जिसको कहते हैं हम भारत की पहली वन नीति। और ये उपनिवेशवाद के समय ब्रिटिश लोगों ने भारत के वनों के उत्पादों को जनजातियों से और भारतीय लोगों से अधिकार छीन करके अपने अंडर में लेने के लिए सबसे पहले बनाई गई 1865 के अंदर। उसके बाद वन अधिनियम 1879 आया। उसके अंदर और ज्यादा नियंत्रण कसा गया भारत के वनों पर और स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई 1952 के अंदर। तो ये तीनों विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कब कब बनी। और भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अंदर बनाई गई, जिससे भारत सरकार ने जनजातीय लोगों को उसी वनों के अंदर जहां वो रह रहे थे, जहां वो निवास कर रहे थे, सीमित अधिकार देते हुए वनों को अपने अंदर नियंत्रण के अंदर लिया और वन उत्पादों से राष्ट्रीय आय के अंदर सहयोग लेना स्टार्ट किया। तो चलते हैं साथियों, आगे हम बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर आया और संशोधन 1980 में किया गया इसका। और वनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे नियम कानून का संशोधन किया गया और वनों को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों, वन्य जीवों का शिकार करने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण लगाए गए, कानून बनाए गए और कानून को जो नॉन बेलेबल, जिसको कहते हैं जमानत नहीं होती, ऐसे कानून और सजा का प्रावधान बहुत कड़ा किया गया, जिससे कि हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएं। इसके साथ ही साथ केंद्रीय प्राणी उद्यान, जैसे जू जो हमारे बनते हैं, जंतु वाले जो बनते हैं, है ना, उस क्षेत्र के अंदर जिसको हम चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, उसका एक प्राधिकरण बनाया गया, सेंट्रल जू अथॉरिटी बनाई गई 1972 में ही, जिससे कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए और वन्य जीवों को लोग वनों में देखने जाने की अपेक्षा शहरों के अंदर ही बच्चों को दिखा सके हम, और एक चिड़ियाघर या जू वाले बनाकर, जंतु वाले बना करके, और वहां पर विभिन्न जीवों के संरक्षण, उनकी बीमारियों के इलाज और उनकी संतति वृद्धि यानी उनकी जनसंख्या वृद्धि के लिए कानून बनाया गया। और जहां पर चिड़ियाघर पहले से चल रहे थे उनको बाकायदा संवैधानिक एक दर्जा दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके अंदर देखें, बाघ संरक्षण परियोजना 1973 के अंदर बनाई गई। तो बाघ संरक्षण परियोजना, जो कि हमारा राष्ट्रीय पशु भी है, राष्ट्रीय पशु के अत्यधिक शिकार के कारण जनसंख्या जो उसकी कम होती जा रही थी, उसकी संख्या कम होती जा रही थी, तो उसके संरक्षण के लिए यह अधिनियम बनाया गया और बहुत सारे अभ्यारण्यों को, बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यानों को इसके अंतर्गत लाया गया। तो 1973 के अंदर यह बाघ संरक्षण अधिनियम बनाया गया। फिर हाथी संरक्षण परियोजना 1992 के अंदर आई, हाथियों के संरक्षण के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हाथियों को सवारी के लिए और दक्षिणी भारत के अंदर विभिन्न खेलों के लिए काम में लेते थे। तो इसके लिए भी अधिनियम बनाया गया और हाथियों के प्राकृतिक रूप से संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये 1992 के अंदर, 1892 नहीं, 1992 के अंदर यह अधिनियम बनाया गया। फिर इसके बाद राष्ट्रीय वन आयोग का गठन हुआ 7 जनवरी 2003 में। तो 7 जनवरी 2003 के अंदर राष्ट्रीय वन आयोग का गठन हुआ, जिससे कि वनों के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया और बहुत सारे जो अधिनियमों के अंदर कमियां थी उनको भी ध्यान दे करके उनको सुधारने का कार्य इसके अंतर्गत किया गया। तो चलिए साथियों, चलते हैं। अब हम बात करें तो वर्तमान के अंदर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, यानी वर्तमान का मतलब 2019 की जो द्विवार्षिक वन रिपोर्ट आती है उसके अनुसार, 2021 की तो अभी आई नहीं है, तो उसके अनुसार 104 हमारे राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो है वो 104 है। तो 104 टोटल राष्ट्रीय उद्यान
19 2019 की जो नीति है हमारी उसके अंतर्गत आते हैं। तो जो 2019 की जो राष्ट्रीय वन नीति है हमारी उसके अंतर्गत ये आए। तो देश के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्यों की कुल संख्या 551 है साथियों। तो इस 2019 की जो द्विवार्षिक राष्ट्रीय वन रिपोर्ट है, वन रिपोर्ट के अंदर 551 हमारे अभ्यारण्य है, सेंचुरीज है। इसके बाद देखें तो देश के अंदर कुल बाघ संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 50 हमारे पास आ रही है। तो बाघ संरक्षित क्षेत्र 50 आ रहे हैं। देश के कुल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको हम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी कहते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात हम करते हैं तो बायोमंडल रिजर्व एरियाज की बात करते हैं तो 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे भारत के अंदर हैं। इनकी सूची भी देखेंगे, कौन कौन से राज्य में स्थित है ये भी हम देखेंगे। और रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये हमारे देश के अंदर 46 रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र हमारे देश के अंदर स्थित है। तो इनकी संख्या ध्यान रखनी पड़ेगी, कभी कभी संख्या भी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर विशेष रूप से, क्योंकि ये तथ्यात्मक है, तथ्य रखने पड़ेंगे हमें कि 46 आर्द्र भूमि क्षेत्र है और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है। इन दो की संख्या विशेष रूप से पूछी जाती है। कभी कभार बाघों की संरक्षण क्षेत्रों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो उसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर हम बात करें तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या जीव मंडल निश्चय क्षेत्र, जो जीव मंडल निश्चय क्षेत्र है उनका विशेष रूप से ध्यान देंगे। बायोस्फीयर रिजर्व, कभी कभी हिंदी में निश्चय क्षेत्र भी कर देते हैं, जीव मंडल आरक्षित की जगह निश्चय शब्द यूज कर लेते हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे हम। सबसे पहला जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया भारत के अंदर वो नीलगिरी बनाया गया। 5520 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र इसके अंदर था और ये 1986 के अंदर 1/8/1986 के अंदर बनाया गया। इसके अंदर जो नीलगिरी क्षेत्र है वो 3 राज्यों के अंदर स्थित था अभ्यारण्य के रूप में। उसी को तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये 3 राज्यों के अंदर ये स्थित था। ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है, विशेष रूप से ध्यान रखना है, नीलगिरी जो है वो 3 राज्यों में है। 1986 के अंदर ये बना। ये 2 चीज ध्यान रखनी है इसके अंदर। इसके बाद देखें दूसरा है हमारा नंदा देवी, उत्तराखंड के अंदर। ये डेट और क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। डेट और क्षेत्रफल याद करने की जरूरत नहीं है, दे रखा है जिससे आपको पता लग जाए। केवल आपको क्या ध्यान रखना है? नाम ध्यान रखना है और कौन से राज्य में ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। इधर ध्यान दें, नोकरेक जो है वो मेघालय के अंदर है, तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। नोकरेक मेघालय में है। खास विशेष बात क्या है? जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में या जीव मंडल आरक्षित निश्चित क्षेत्रों के अंदर सबसे छोटा है ये नोकरेक जो मेघालय का है वो 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का ही है। तो ये सबसे छोटा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के अंदर बात कर रहे हैं हम। राष्ट्रीय उद्यान अलग है, अभ्यारण्य अलग छोटे हैं, तो इसके अंदर जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में सबसे छोटा ये है। चलिए आगे ध्यान रखेंगे। मानस जो है वो असम में है, ये विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद सुंदरवन, हम जानते हैं पश्चिमी बंगाल के अंदर ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। सुंदरवन ओडिशा, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र आता है, लेकिन जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो सुंदरवन ये वाला सबसे पश्चिमी बंगाल के अंदर स्थित है। इसके बाद इनकी लोकेशन भी देखें तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी, हमारे असम के अंदर मानस, मेघालय के अंदर नोकरेक, सुंदरवन डेल्टाई क्षेत्र जो है वो गंगा नदी और उगरी जो वितरिका है उसके आसपास का क्षेत्र सुंदरवन, और नीलगिरी जो है हमारे 3 राज्यों के अंदर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो इनकी लोकेशन भी ध्यान रखेंगे। लोकेशन से, मैप से हम ये देख सकते हैं कि कहां पर ये लोकेटेड हैं, तो इसके अंदर विशेष रूप से ये ध्यान रखेंगे। अगला छठा जो हमारा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको देखें, मन्नार की खाड़ी 10,500 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। रामेश्वरम से कन्याकुमारी के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर मन्नार की खाड़ी है। तो रामेश्वरम द्वीपों के नीचे की तरफ यानी राम सेतु के नीचे की तरफ मन्नार की खाड़ी है, श्रीलंका और भारत के बीच में। तमिलनाडु, भारत का तमिलनाडु राज्य आ जाता है और श्रीलंका के बीच में। तो इस तरीके से रामेश्वरम से लेकर कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र मन्नार की खाड़ी का है वहां जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमारा छठा है। इसके बाद देखिए ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप है हमारा, जो उसी के आसपास का क्षेत्र जलीय ये क्षेत्र है और जलीय जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ये वाला। इसके बाद देखें सिमलीपाल जो है वो ओडिशा के अंदर है और ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी बहुत ही प्रसिद्ध है ओडिशा का। इसके बाद डिब्रूगढ़ साइकोवा ये भी असम के अंदर है। तो असम के अंदर तो देखा मानस और डिब्रूगढ़ साइकोवा
इसके बाद देखें दोस्तों दिहांग देबांग, ये अरुणाचल प्रदेश में है। दिहांग और देबांग के नाम से नदियां भी है, उन्हीं नदियों के क्षेत्र के अंदर ये जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो असम हमको ध्यान रखना है, अरुणाचल प्रदेश और असम का डिब्रूगढ़ साइकोवा, केवल नाम और विशेष रूप से राज्य ध्यान रखने, क्षेत्रफल और डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। डेटा दिखाया जा रहा है लेकिन इसको रटने की और दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। जहां विशेष बात थी वहां हाईलाइट करके और उसको ध्यान रखेंगे हम। चलिए इनकी लोकेशन देखते हैं। डिब्रूगढ़ साइकोवा देखिए असम के अंदर इस जगह पर है असम। और उसके बाद हम बात करें जो दिहांग और देबांग यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। सिमलीपाल की लोकेशन देखें आप, ओडिशा के अंदर इस जगह पर है। इसके बाद हम बात करें तो मन्नार की खाड़ी की लोकेशन आप देखें तो मन्नार की खाड़ी की लोकेशन यहां पर आपको दिख रही है। ये देखिए मन्नार की खाड़ी की लोकेशन यहां पर श्रीलंका है और श्रीलंका और यहां पर रामेश्वरम द्वीप है, इसके बीच में राम सेतु है। इसके नीचे की तरफ जो है कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र क्या है, ये क्षेत्र है हमारा मन्नार की खाड़ी। तो ये नीचे की तरफ है राम सेतु और रामेश्वरम द्वीप से नीचे तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य वाला जो जलीय भाग है वो है मन्नार की खाड़ी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसको विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कि 11वां जो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो है पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर चोटी भी है, पचमढ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। इसके बाद है कंचनजंगा, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा चोटी और उस पर्वत के आसपास का क्षेत्र महान हिमालय का क्षेत्र है ये। इसके बाद अगस्ता मल्लाई, केरल के अंदर अगस्ता मल्लाई चोटी और वहां पर मंदिर और उसके आसपास का क्षेत्र अगस्तामाला। इसके बाद देखें अचन कमर अमरकंटक। तो अचन कमर अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ अमरकंटक पठार के आसपास का क्षेत्र यहां पर है। इसके बाद देखें कच्छ 15वें नंबर का जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है और भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, क्षेत्रफल के आधार पर 12,454 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। तो जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के अंदर सबसे बड़ा है ये। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर सबसे बड़ा है कच्छ। उसके बाद ये गुजरात में है ही, कच्छ के नाम से हम सबको पता है कि ये बिल्कुल नमकीन क्षेत्र है, ये वाला पूरा का पूरा नमक, यहाँ पर बहुत ज्यादा नमकीन भूमि है, सफेद भूमि का क्षेत्र है। चलिए इसकी लोकेशन देखें तो देखिए सिक्किम के अंदर कंचनजंगा, नेपाल और भारत की सीमा पर कंचनजंगा चोटी है और इसी के आसपास के क्षेत्र में। इसके बाद देखें तो अमरकंटक अचन कमर अमरकंटक का जो क्षेत्र है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, पचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर। इसके बाद देखें कच्छ का क्षेत्र, ये वाला कच्छ का क्षेत्र है और अगस्तामाला बिल्कुल केरल और तमिलनाडु की सीमा पर केरला का भाग में अगस्तामल्लाई जो हमारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये यहाँ पर लोकेटेड है। तो इस तरीके से इसकी लोकेशन को ध्यान में रखते हुए हमको इसके राज्यों को विशेष रूप से 18 के 18 राज्यों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो कच्छ हमारा सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है क्षेत्रफल के आधार पर। आगे देखते हैं। इसके बाद देखें ठंडा रेगिस्तान, हिमाचल प्रदेश के अंदर है ये ठंडा रेगिस्तान, लोकेशन देखेंगे हम। इसके बाद शेषांचलम, शेषांचलम भी इसको कहते हैं, तो शेषांचलम आंध्र प्रदेश के अंदर है और पन्ना लास्ट का है, पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर। ये 2011 के अंदर इसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के अंदर लिया गया। तो ये 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान रखने। इनकी लोकेशन देखें तो देखिए पन्ना मध्य प्रदेश के अंदर, ठंडा रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश के अंदर और शेषांचलम हमारा आंध्र प्रदेश के अंदर। तो इस तरीके से ये 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को विशेष रूप से राज्य, सबसे छोटा और सबसे बड़ा कौन सा है ये हमको ध्यान रखना है, सबसे पहला कौन सा है ये हमें ध्यान रखना है। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों के बाद हम बात करते हैं नेशनल पार्क की। और 2019 की राष्ट्रीय वन रिपोर्ट के अनुसार IFR के अनुसार 104 हमारे राष्ट्रीय उद्यान है नेशनल पार्क भारत के अंदर, जिनमें से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। इन्हीं नेशनल पार्कों के अंदर ही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी हैं। तो दोबारा से नाम भी आ सकता है, नेशनल पार्क भी है, बहुत बड़ा एरिया है नेशनल पार्क का, तो लेकिन उसका कुछ एरिया, कोर एरिया जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो नेशनल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो अब हम देखते हैं 104 में से मुख्य मुख्य जो हमको राज्य याद रखने हैं और किस जीव के लिए वो फेमस है, 5-10 जीवों के लिए पूछे जाते हैं, उनका विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला हम बात करें जहां सबसे पहला भारत का राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, जिसको हेली राष्ट्रीय उद्यान कहते थे हम, हेली, बाद में इसका नाम किया गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और ये है हमारा उत्तराखंड के अंदर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए
फेमस है। इसी के साथ साथ हिमालय के अंदर हिमालयी जो तेंदुआ है उसके लिए भी फेमस है। तो पहला है, विशेष ध्यान रखना है, इसका पुराना नाम क्या था, हेली राष्ट्रीय उद्यान था। पहले जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र था, ये अभ्यारण्य था एक तरीके से, और अभ्यारण्य के बाद में फिर ये जिम कॉर्बेट के नाम से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर परिवर्तित किया गया। तो इस तरीके से जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर स्थित है। ये विशेष ध्यान रखना है, बाघों के लिए ये टाइगर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद राजाजी, ये भी बाघों के लिए है, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही हमारा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। फिर फूलों की घाटी, इसके अंदर विशेष रूप से हिरण और ये रहते हैं, और फूल जो है लघु हिमालय और महान हिमालय का जो क्षेत्र है उसके अंदर बहुत सारे वैरायटी के फूल यहाँ पर उगते हैं प्राकृतिक रूप से, इसलिए फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से फेमस है। उसके बाद देखिए नंदा देवी जो चोटी है हमारी, उसी के आसपास के क्षेत्रों में महान हिमालय का क्षेत्र, लघु हिमालय का क्षेत्र, उसके अंदर हमारी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये कुल मिलाकर 4 राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है, इसलिए भी याद रखना है, हेली और जिम कॉर्बेट को। इसके बाद राजाजी, फूलों की घाटी और नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, इनको विशेष ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अंदर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हमने बर्फीला रेगिस्तान देखा। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हमारा आ जाता है, ग्रेट हिमालय। इसके बाद है सिम्बलवारा, सिम्बलवारा जो राष्ट्रीय उद्यान है लघु हिमालय के अंदर, ये भी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। और पिन घाटी जो तीतर के लिए, विशेष रूप से हिमालयी तीतर के लिए जाना जाता है, आप विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों, हिमालयी तीतर के लिए जाना जाने वाला पिन घाटी राष्ट्रीय जो उद्यान है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसको विशेष ध्यान देंगे, पिन घाटी को भी और ग्रेट हिमालय को भी। ग्रेट हिमालय के अंदर कई बार हमें ये रह जाता है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में होगा, लेकिन नहीं, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है, विशेष ध्यान रखेंगे। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के अंदर है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर 4400 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, ये सबसे बड़ा कोर एरिया वाला राष्ट्रीय उद्यान है। और हेमिस लद्दाख के अंदर विशेष रूप से ध्यान देंगे दोस्तों, यहां पर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का क्षेत्र के अंदर है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर, विशेष ध्यान देंगे। चलिए इसके बाद सलीम अली, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास में ही सलीम अली हमारे बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक रहे हैं, उन्हीं के नाम पर यहाँ पर सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, विशेष रूप से पक्षियों के लिए भी हिमालय के क्षेत्र में। और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो जम्मू कश्मीर के 2 विशेष ध्यान रखने, सलीम अली और दाचीगाम। लद्दाख का सबसे बड़ा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान पुरानी गाइडों के अंदर, पुरानी किताबों में जम्मू कश्मीर में लिख रखा है, लेकिन अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो विशेष ध्यान रखेंगे, हेमिस जम्मू कश्मीर में नहीं है, किसमें है, लद्दाख में है, और लेह वाले क्षेत्र के अंदर ये स्थित है। तो लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वो हेमिस है, जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं है। विशेष ध्यान रखेंगे दोस्तों कि लद्दाख के अंदर है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश का दूधवा राष्ट्रीय उद्यान, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर दूधवा, यह काफी पूछा जाता है। बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है, ये बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, टाइगर रिजर्व है। इसके बाद देखें ओडिशा, ओडिशा के अंदर सिमलीपाल हमने देखा था, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी था। भीतरकनिका, सिमलीपाल और नंदनकानन सफेद बाघों के लिए, विशेष ध्यान रखेंगे, सफेद बाघों के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा का सफेद बाघों के लिए जाना जाता है। तो बात ध्यान रखेंगे। और सिमलीपाल देखिएगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। तो राष्ट्रीय उद्यान का कुछ भाग जो कोर एरिया है उसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान बड़ा होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र विशेष क्षेत्र को बनाते हैं जहां पर वन्य जीवों का संरक्षण का विशेष प्रयास किया जाता है, और इसको यूनेस्को के द्वारा घोषित भी किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब आता है असोम का मानस, जैसा हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में भी देखा था। तो मानस हमारा भूटान के जस्ट नीचे, यहाँ पर बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है। ये कांजीरंगा जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ये भी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। और डिब्रूगढ़ सेवको राष्ट्रीय उद्यान की बात हम करें तो डिब्रूगढ़ सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी एक सींग का गैंडा यहाँ पर भी मिलता है। लेकिन कांजीरंगा विशेष ध्यान देंगे, एक सींग का गैंडा यदि क्वेश्चन में आए, और दोनों कभी नहीं आएंगे, कांजीरंगा आएगा, डिब्रूगढ़ सेखोवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो नाम नहीं आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। और लेकिन दोनों भी आ जाएं तो फिर मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर जो ज्यादा संख्या मिलती है, जहां गेंडे का स्थान माना जाता है, वो माना जाता है कांजीरंगा को।
तो विशेष ध्यान देंगे। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान या प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जरूर लिखेंगे तो कांजीरंगा इसके अंदर आ जाएगा। तो ये विशेष ध्यान रखेंगे। ये कार्बी एंगलोंग पठार के ऊपर स्थित है कांजीरंगा, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। मेघालय का पठार और कार्बी एंगलोंग पठार हम भौतिक प्रदेशों के अंदर पढ़ते हैं, तो ये विशेष ध्यान देंगे। कांजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर है, ये है असम के अंदर, कार्बी एंगलोंग पठार के ऊपर, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। और यहीं पर डिब्रूगढ़ पेट्रोलियम के लिए भी जाना जाता है। तो डिब्रूगढ़ का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र एक सींग वाले गैंडे के लिए भी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, डिब्रूगढ़ सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे चलते हैं। नामदाफा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और बर्फीले तेंदुए के लिए और भालू के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। तो बर्फीले तेंदुआ भालू यहाँ पर मिलते हैं नामदाफा के अंदर, अरुणाचल प्रदेश में, हिमालय की वादियों के अंदर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब है हमारा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, और ऐसा माना जाता है कि विश्व का अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बहुत सारा लकड़ियां, कचरा और जो भी वनस्पति के ऊपर पूरा बड़ा टापू बन चुका है, और बहुत सारे टापू, एक ही टापू नहीं, बहुत सारे टापू हैं जो नीचे पानी है, वनस्पति और लकड़ियों के ऊपर मिट्टी वगैरह डाल करके और इतना मोटा द्वीप बन गया कि वो एक तैरता हुआ द्वीप के रूप में है, और धीरे धीरे वो उसकी स्थिति बदलती भी रहती है। बहुत सारे ऐसे तैरते हुए द्वीप हैं जहाँ जनजातीय लोग रहते हैं, और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का हिरण भी, बारहसिंगी जैसा हिरण भी मिलता है। तो यहाँ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है एक तरीके से। और ये ध्यान देंगे, केबुल लामजाओ इसका नाम है, मणिपुर के अंदर, लोकतक झील के अंदर। तो केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और यहाँ पर द्वीप जो है, टापू जो है, यहाँ पर जनजातियां रहती है, कुछ वन्य जीव भी यहाँ पे रहते हैं। तो ये तैरते हुए द्वीपों के ऊपर ये पाए जाते हैं। इसी के बाद हम देखें खगचंद जेदा, सिक्किम के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है खगचंद जेदा राष्ट्रीय उद्यान, इसको भी ध्यान रखना है। सिक्किम के अंदर कंचनजंगा और खगचंद जेदा, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, विशेष ध्यान देंगे। और खगचंद जेदा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सिक्किम के अंदर है। केबुल लामजाओ कहाँ है, तैरता हुआ, मणिपुर के अंदर। तो विशेष ध्यान देंगे दोस्तों, मणिपुर का बिल्कुल राजधानी के पास में ही ये झील के अंदर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान है। इनमें से ये 5-6 राष्ट्रीय उद्यान आपको विशेष ध्यान रखने पड़ेंगे। पन्ना, तो पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो विशेष रूप से बाघों के लिए, कान्हा बाघ संरक्षण के लिए, कान्हा भी राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण के लिए, पन्ना भी बाघ संरक्षण के लिए। माधव राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, कई बार पूछा गया है। इसके बाद बांधवगढ़ बाघ संरक्षण के लिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये भी बाघ संरक्षण के लिए, विशेष ध्यान रखिएगा। सोना पेंच घाटी के नाम से प्रसिद्ध है विंध्याचल के अंदर। और डायनासोर फॉसिल पार्क, जब हम राजस्थान से मध्य प्रदेश की तरफ चलते हैं तो डायनासोर के यहाँ पे अवशिष्ट मिले हैं, और इनका स्केलेटन बना करके, इसका ढांचा बना करके भी यहाँ पर डायनासोर के जो अवशेष मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं, उनका संरक्षण किया जाता है। तो इस तरीके से ये मुख्य रूप से जो संरक्षित क्षेत्र हैं, 7 राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से मध्य प्रदेश के अंदर ध्यान रखने पड़ेंगे हमें। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम गिर जो है सौराष्ट्र प्रायद्वीप के ऊपर, काठियावाड़ प्रायद्वीप के ऊपर, गिर राष्ट्रीय उद्यान ये एशियाई शेरों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। इसके साथ साथ यहाँ पर काला हिरण, ब्लैक बग भी मिलता है, और जंगली गधा भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ब्लैक बग के लिए, जो काला मृग जैसे कहते हैं, कस्तूरी मृग भी कहते हैं, उसके लिए, और एशियाई शेरों के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान हमारा गुजरात के अंदर, जो काठियावाड़ या सौराष्ट्र प्रायद्वीप का भाग है, उस क्षेत्र के अंदर स्थित है। और गोवा के अंदर देखिए दोस्तों, भगवान महावीर या मोल्लेन राष्ट्रीय उद्यान गोवा के अंदर सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के अंदर स्थित, उनके ढालों पर, पश्चिमी ढालों पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो भगवान महावीर या मोल्लेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है, मोल्लेन राष्ट्रीय उद्यान। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर तदोबा की। तो महाराष्ट्र के अंदर तदोबा राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल मुंबई के पास में राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी इसको कहा जाता है। तो ये शहर के पास में पहाड़ियों के अंदर स्थित बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। मध्य प्रदेश में भी संजय राष्ट्रीय उद्यान के नाम से है, लेकिन वो इतना फेमस नहीं है। ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र का जो है वो ज्यादा फेमस है। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान की बात तो मध्य प्रदेश, और संजय गांधी या बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान की बात आए तो
महाराष्ट्र मुंबई के पास में ये स्थित है। तो ये दो विशेष रूप से ध्यान रखने पड़ेंगे। और अब हम चलें केरल के अंदर। देखो साथियों, कार्डेमम पहाड़ियों के अंदर शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रमुख और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर जो झिंगुर, रात को झिंगुर प्रजाति के लोग चर चर की जो आवाज करते हैं वो यहाँ पर नहीं आती है। विशेष बात है ये। और शांत घाटी इसीलिए इसको कहा जाता है। इसके बाद है पेरियार नदी के क्षेत्र के अंदर पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, विशेष रूप से जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और हाथी जो परियोजना चल रही है हमारी भारत की 1992 से, वो यहाँ पर विशेष रूप से चलाई जा रही है। इसके बाद देखिए अनायमुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अनायमुडी झील के अंदर स्थित राष्ट्रीय उद्यान, उसके आसपास के क्षेत्रों में। और इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, केरल के अंदर इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये 4 राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से आपको ध्यान रखने होंगे केरल के। इसके बाद चलते हैं साथियों आगे, कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर देखें बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसके बाद देखें नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो ये 3 राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटका के अंदर है। कौन कौन से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कुद्रेमुख विशेष रूप से फेमस है लोहा अयस्क के लिए, और इसी राष्ट्रीय उद्यान के कुछ भाग के अंदर लोहा अयस्क निकालने की खानें भी है। तो विशेष रूप से ध्यान देंगे, लोहा अयस्क के लिए भी प्रसिद्ध है और राष्ट्रीय उद्यान के लिए भी कुद्रेमुख प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर बाबा बुदन की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र है ये। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके बाद देखें दोस्तों तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु के राष्ट्रीय उद्यान में ये बिल्कुल चेन्नई के पास में गिंडी या गुइंडू राष्ट्रीय उद्यान है। तो चेन्नई के बिल्कुल शहर के अंदर ही बहुत छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा नहीं है। लेकिन मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ये मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। दोनों के अंदर नाम आता है इसका, मन्नार की खाड़ी का। इसके बाद अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, अन्नामलाई पहाड़ियों के अंदर, जो कि कार्डेमम पहाड़ियों से तमिलनाडु की तरफ आती है पहाड़ियां, उसको अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। तो विशेष रूप से ये 4 राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के हमें ध्यान रखने होंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए और इनके लिए फेमस है। बिहार का वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर गंगा के अंदर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में गंगेटिक जो डॉल्फिन है उसके लिए भी बहुत इसका संरक्षण किया जाता है इसमें। इसके बाद छत्तीसगढ़ का बात करें तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती, छत्तीसगढ़ से होकर के बह के जाती है। तो इंद्रावती के बेसिन में ये राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कांगेर घाटी और इंद्रावती दोनों प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ के। इसके बाद देखें दोस्तों तेलंगाना के मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान। तेलंगाना का मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से हिरण के लिए जाना जाता है। और आंध्र प्रदेश का पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, आंध्र प्रदेश का पापीकोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी बहुत ही प्रसिद्ध है। बाघ संरक्षण क्षेत्र भी है इसके अंदर। इसके बाद देखें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, दक्षिणी अंडमान के अंदर महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान, दक्षिणी बटन द्वीप 0.03 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। बहुत ही छोटा क्षेत्र है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। बहुत छोटा राष्ट्रीय उद्यान हो गया। 0.03 जो वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। दक्षिणी बटन द्वीप के आसपास का क्षेत्र है, जो अंडमान द्वीप के अंदर सबसे दक्षिणी की भाग के अंदर आता है। इसके अंदर देखें लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच के अंदर ये द्वीप है। 10 डिग्री चैनल दक्कन पास के पास, 10 डिग्री चैनल से तो नीचे है, लिटिल अंडमान के 10 डिग्री चैनल है, और ये दक्कन पास है। दक्कन पास के ऊपर ऊपरी भाग के अंदर, उत्तरी भाग के अंदर ये राष्ट्रीय उद्यान है सबसे छोटा। और छोटा अंडमान जो है हमारा, उसके चारों तरफ जलीय रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। तो इसके अंदर विशेष रूप से इन 3 को ध्यान रखना है। और भी राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन ये 3 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है अंडमान और निकोबार के। और विशेष ध्यान रखेंगे सबसे छोटे का दक्षिणी बटन राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहां पर है? यह है दक्षिणी बटन द्वीप पर। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आते हैं इनटंकी या नटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड के अंदर यहां पर। इसके बाद मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखें मिजोरम का राष्ट्रीय उद्यान देखें तो फाव गपुई ब्लू माउंट राष्ट्रीय उद्यान, फाव गपुई ब्लू माउंट राष्ट्रीय उद्यान हमारा यह है मिजोरम के अंदर। तो नाम थोड़ा अटपटा है, मिजो नाम है, तो इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। फाव गपुई
ब्लू माउंट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। चलिए आगे देखते हैं त्रिपुरा का। तो त्रिपुरा के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान। तो क्लाउडेड लेपर्ड यानी बादल की जैसी आकृति का लेपर्ड यहाँ पर मिलता है, तेंदुआ यहाँ पर मिलता है, तो इसको क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर बक्सा डेल्टा के अंदर जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्र के अंदर। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे सुंदरवन दोनों में आता है, राष्ट्रीय उद्यान में भी और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में भी, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र बड़ा है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस राष्ट्रीय उद्यान में कोर एरिया का नाम है, तो इसके अंदर विशेष ध्यान देंगे बुक्सा, जल्दापारा और सुंदरवन। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब इसके अंदर बात करें तो वन्य जीव जो हमारे अधिनियम की हम बात करते हैं, तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख के अंदर। विशेष ध्यान देंगे जम्मू कश्मीर अब किस में बदल गया है? लद्दाख के अंदर। तो ये लद्दाख के अंदर स्थित है, जम्मू कश्मीर में नहीं है, यहाँ पर ये गलती से टाइपिंग से आ गया है। लद्दाख विशेष ध्यान रखेंगे कितना बड़ा क्षेत्रफल है, 4400 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान है ये। जो वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत बड़ा है ये वाला, लेकिन उसके क्षेत्र जो हेमिस का क्षेत्र है वो 4400 वर्ग किलोमीटर तो राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इसके बाद सर्वाधिक नेशनल पार्कों की संख्या आप देखें, मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा राष्ट्रीय पार्क जो है, नेशनल पार्क जो है, राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे ज्यादा है 10। इसके बाद देखें सर्वाधिक वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, सबसे अधिक संख्या वन्य जीव अभ्यारण्यों की या सेंचुरीज की महाराष्ट्र में है। इसके बाद देखें भारत के अंदर तप्त स्थल हॉट स्पॉट कौन कौन से हैं, है ना? तो भारत के अंदर जो हॉट स्पॉट्स हैं उसके अंदर भाग दें पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के अंदर अमामबलम रिजर्व और अगस्तामलाई रिजर्व का क्षेत्र है। तो अगस्तामलाई और अमामबलम जो रिजर्व क्षेत्र हैं कार्डेमम पहाड़ियों के अंदर, अन्नामलाई पहाड़ियां नीलगिरी से नीचे वाले क्षेत्र के अंदर, ये पहला हॉट स्पॉट है भारत का जहां पर बहुत ज्यादा जैव विविधता है और उस जैव विविधता को खतरा उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद देखें पूर्वी हिमालय, ये भी हमारा हॉट स्पॉट है, बहुत ही महत्वपूर्ण वन्य जीव और जैव विविधता के लिए। इसके साथ साथ हिमालय जिसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, लद्दाख का क्षेत्र आता है। विशेष रूप से ये 3 हमारे हॉट स्पॉट है, तो इसको विशेष ध्यान रखेंगे तीनों को। इसके बाद चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित। सुंदरलाल बहुगुणा और अमृता देवी ने सबसे पहले उदाहरण पेश किया और वर्तमान में सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा संचालित यह आंदोलन लगातार चल रहा है हरे पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए, और हरे पेड़ों की कटाई के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो ये कार्यकर्ता पीछे नहीं हटते हैं, जैसे अमृता देवी और उनके अनुयायियों ने किया था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करें आर्द्र भूमियों की। तो भारत के अंदर 46 आर्द्र भूमियां हम बात कर चुके हैं, कौन कौन सी है, कौन से राज्य में है, विशेष रूप से ध्यान दे लें फटाफट। ये ज्यादातर खारी झीलें, समुद्री झीलें, मीठी झीलें, पानी की झीलें और आंतरिक खारी झीलों के आसपास के क्षेत्रों के अंदर स्थापित किए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अष्टमुदस्ते जो झील है वो खारे पानी की झील है और केरल के अंदर अष्टमुदत्ते अष्टाईमुड्डी का ही एक अंग है जो कि आर्द्र भूमि के रूप में जाना जाता है। भीतरकनिका मैंग्रोव क्षेत्र ओडिशा के अंदर हम बात कर चुके हैं। भोजताल ये मध्य प्रदेश के अंदर है, भोजताल फेमस झील है ये। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश के अंदर, चंद्र के आकार की चंद्रताल। चिल्का झील ओडिशा के तट पर, बिल्कुल खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है ये। तो यहाँ पर आर्द्र भूमि क्षेत्र है। अब डिपोल बिल ये असम के अंदर, असोम या असम के अंदर। इसके बाद देखें पूर्वी कोलकाता पश्चिमी बंगाल के अंदर, कोलकाता के नाम से फेमस है। फिर है हरिका झील पंजाब के अंदर जहां से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। व्यास और सतलज नदियों के संगम पर हरिके बैराज का जो तालाब बना हुआ है, जो बना है बांध, उसी को कहते हैं। फिर है होकेरा, होकेरा जम्मू और कश्मीर के अंदर स्थित। अब देखें आर्द्र भूमियों के अंदर कंजिली, कंजिली जो है वो पंजाब के अंदर है, ध्यान रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है आर्द्र भूमि के रूप में, घाना राष्ट्रीय उद्यान भी हम कहते हैं, भरतपुर राजस्थान के अंदर। इसके बाद देखें केलुरु झील आंध्र प्रदेश के अंदर। लोकतक झील हम बात कर चुके हैं, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी है यहाँ पर मणिपुर के अंदर। अब इसके बाद नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात के अंदर, नल सरोवर के नाम से बहुत ही फेमस है ये। चलिए इसके बाद देखें पॉइंट केलीमर वन्य जीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार तमिलनाडु के अंदर। तो पॉइंट केलीमर राष्ट्रीय उद्यान के रूप में तो नहीं है, लेकिन
आर्द्र भूमि के रूप में ये बहुत ही फेमस है। इसके बाद देखें पोंग बांध। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो पोंग बांध का जो क्षेत्र है रावी नदी के ऊपर पोंग बांध है, और इसी के ऊपर आसपास का जो क्षेत्र है आर्द्र भूमि के रूप में जाना जाता है। रेणुका आर्द्र भूमि हिमाचल प्रदेश के अंदर झील के अंदर, रोपर पंजाब के अंदर। रोपर बहुत ही प्रसिद्ध है कालीबंगा क्षेत्र के लिए भी, और कालीबंगा का एक उत्खनन स्थल भी है। चलिए आगे देखते हैं। रुद्र सागर झील त्रिपुरा के अंदर, रुद्र सागर। इसके बाद सांबर झील राजस्थान के अंदर, केवलादेव और सांबर झील दो मुख्य हैं। इसके बाद देखें साथामू कोटा झील, तो ये केरल के अंदर साथामू कोटा। इसके बाद देखिए सुनीसर मानसर झील जम्मू कश्मीर के अंदर, मानसर झील श्रीनगर से जब मानसर की तरफ जाते हैं बहुत बड़ी झील है। और सौमित्री जम्मू कश्मीर के अंदर, मानसर और सौमित्री। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से थोड़ा सा उत्तराखंड का भाग इसमें आता है। इसके बाद बेमनाड कोल जो है केरल के अंदर। वूलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर, वूलर झील बहुत ही फेमस है झेलम नदी के तट पर। उसके बाद सुंदरवन सबसे बड़ा वेटलैंड पश्चिमी बंगाल के अंदर, ये देखिए अभ्यारण्य में भी है, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र में भी है, और ये आर्द्र भूमि के अंदर भी है। तो वेटलैंड है और बाघ के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। चलिए आगे देखते हैं। 28वां है व्यास कंजर्वेशन सेंटर पंजाब के अंदर, व्यास। और आसान कंजर्वेशन सेंटर उत्तराखंड के अंदर। कबरताल बिहार के अंदर, कबरताल। और केशवपुर मियानी ये भी पंजाब के अंदर। लोनार महाराष्ट्र के अंदर, लोनार झील बहुत फेमस है। इसके बाद नादूर माधमेश्वर महाराष्ट्र के अंदर, नादुल माधमेश्वर। इसके बाद है नांगल वाइल्ड लाइफ, जो नांगल वाइल्ड लाइफ है वो पंजाब में। नांगल बांध, भांकड़ा और नांगल बांध है पंजाब के अंदर, हिमाचल प्रदेश में भांकड़ा और पंजाब में नांगल बांध। तो नांगल बांध के ऊपर ही वाइल्ड लाइफ जो है वो सेंटर यहाँ पर है, तो ये आर्द्र भूमि के रूप में भी जानी जाती है। इसके बाद देखिए नवाबगंज बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर, नवाबगंज क्षेत्र के अंदर। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से ये क्षेत्र केवल राज्य के आधार पर हमको ध्यान रखने हैं, और इनमें से कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है, तो इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्द्र भूमियों के अंदर लास्ट ये है सामान बर्ड सेंचुरी। सामान बर्ड सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर। समसपुर बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश के अंदर। संडी बर्ड सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर, विशेष रूप से पक्षियों के लिए और आर्द्र भूमियां हैं यहाँ पे संडी झील के आसपास। इसके बाद सारसई नावार झील ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर, और सुर सरोवर ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारी आर्द्र भूमियां हैं, क्योंकि तराई का क्षेत्र है कुछ हद तक यहाँ पर नदियां, जो गंगा की सहायक नदियां हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे गर्त हैं, और उन्हीं झीलों के आसपास ये आर्द्र भूमियां स्थित हैं। सोकर TSO कर, इसको लद्दाख के अंदर आर्द्र भूमि क्षेत्र है, सोकर झील के आसपास। इसके बाद ठोल यह है गुजरात के अंदर, ठोल। इसके बाद वधवाना गुजरात के अंदर, वधवाना। सुल्तानपुर ये हरियाणा के अंदर, बर्ड सेंचुरी यह ही अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। और भिंडवास हरियाणा के अंदर, तो ये भिंडवास झील के आसपास का क्षेत्र है। तो ये थी हमारी 46 आर्द्र भूमियां। तो मुख्य चीजें हमको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ये टॉपिक तथ्यात्मक ज्यादा है, कंसेप्ट कम है इसके अंदर, नीतियां बहुत सारी है, अधिनियम बहुत सारे हैं। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र या राष्ट्रीय उद्यान या हमारे जो मुख्य रूप से आर्द्र भूमियां हैं, इनको विशेष रूप से राज्य के आधार पर कौन सी किस राज्य में है ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये बार बार रिवीजन करके इसको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।